नमस्कार। भौतिक भूगोल में अपवर्तन चक्र की संकल्पना के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए डेविस का जो अपवर्तन चक्र है, डेविस ने जो अपवर्तन चक्र के ऊपर अपने विचार रखे हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो डेविस को अपवर्तन चक्र का जनक कहा जाता है और इनकी ये मान्यता थी कि कोई भी जो पृथ्वी के ऊपर जो दृश्य कोई भी आकृति है वह एक समय की अवधि है और उस समय के अंदर होते हुए अपवर्तन के विभिन्न प्रक्रमों द्वारा वह गुजरती है और अंत में वह समतलहीन या आकृति विहीन एक आकार के रूप में तब्दील हो जाती है। इसी को डेविस का अपवर्तन चक्र कहा जाता है। डेविस अपवर्तन चक्र की विचारधारा के जनक माने जाते हैं। ये बताते हैं कि अपवर्तन जो चक्र है या भौगोलिक चक्र है वह समय की वह अवधि है जिसके द्वारा एक उत्थित भूखंड अपवर्तन के प्रक्रम द्वारा अपवर्तित होकर एक निम्न आकृति विहीन समप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यानी एक लंबा समय होता है और उस लंबे समय में गुजरते हुए वह स्थलखंड जो अपवर्तन के विभिन्न प्रक्रम हैं, साधन हैं, कारक हैं, उनके द्वारा अपवर्तित होकर एक आकृति विहीन समप्राय मैदान में बदल जाता है। इसे ही अपवर्तन चक्र या भौगोलिक चक्र कहा जाता है। और ये बताते हैं कि जो स्थलरूपों का विकास होता है पृथ्वी के ऊपर, उसमें संरचना, प्रक्रम और अवस्था है, ये तीन जो कारक हैं, इनको अपना जो भौगोलिक चक्र है इसका मूलभूत आधार इन्होंने बताया है। पहला है संरचना। इसका अभिप्राय भूपटल की सेलों की भूवैज्ञानिक रचना से लिया गया है कि उसकी जो चट्टान है, सेल है, इसकी भूवैज्ञानिक रचना कैसी है। इसके अंतर्गत सेलों के वलन, भ्रंश, संधि, नमन, कोण, खनिज रचना, सेल संगठन, सरंध्रता आदि सभी तत्वों को अध्ययन में शामिल किया जाता है। थानवरी ने बताया कि पहले सेलों की संरचना का विकास होता है, इसके पश्चात उन पर विविध ध्रुवाकृतिक स्वरूप विकसित हो जाते हैं। संरचना का निर्माण पटल विरूपण क्रिया द्वारा बहुत धीरे धीरे और दीर्घ काल में होता है। थानवरी के मतानुसार स्थलरूपों के विकास में भूवैज्ञानिक संरचना प्रमुख नियंत्रक कारक है और यह उनमें परिलक्षित होता है। संरचना का कार्य और उसका प्रभाव अदृश्य रूप में लेकिन निश्चित रूप से जो स्थलरूप का विकास है उस पर पड़ता है। दूसरा है प्रक्रम, जिसको प्रोसेस भी कहा जाता है। स्थलाकृति को उत्पन्न करने में प्रक्रम का वैसा ही योगदान होता है जैसे कि एक लेख लिखने में कलम का होता है। स्थलाकृति को उत्पन्न करने में निर्माणकारी एवं विध्वंसकारी प्रक्रम सदैव सक्रिय रहते हैं। प्रत्येक स्थलाकृति किसी विशेष प्रक्रम का ही परिणाम होती है। अगर अपन उदाहरण के रूप में लें तो उष्णार्द्र प्रदेश में प्रवाही जल, जिसको नदी इसमें अपन शामिल करते हैं, कि अपवर्तन एवं निक्षेपण कार्यों से जलप्रपात, द्रुतवहा, गौर्ज, जलोढ़ पंख, कापीय शंकु, विसर्प, गोखुर झील आदि का निर्माण होता है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में वायु के कार्य से वाताग्र, छत्रक, भूस्तंभ, जुगेन, यार्दंग आदि जो स्थलाकृतियां हैं इनका निर्माण होता है। हिमाचल जो प्रदेश हैं जिसमें हिमानी के द्वारा सर्क, टार्न, आरेत, नोनाटक इस प्रकार की युवाकार की घाटी, इस प्रकार के जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण होता है। इस प्रकार प्रत्येक अपवर्तन के साधन एवं प्रक्रम द्वारा विशिष्ट स्थल रूपों का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपवर्तन के विभिन्न कारक हैं, जैसे बहता हुआ जल है उससे अलग प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होगा, वायु है उससे अलग प्रकार का निर्माण होगा और जो हिमानी है उससे अलग प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण उनके द्वारा किए अपवर्तन से संपन्न होता है। तीसरा है अवस्था। इसका अभिप्राय स्थलखंड के विकास की विशिष्ट अवस्था से है। डेविस के अनुसार मानव जीवन की भांति स्थलखंड के विकास में भी युवा, प्रौढ़ एवं वृद्धावस्था क्रम से आती है। यह आवश्यक नहीं कि विभिन्न अवस्थाएं निश्चित समय पर आएं। कोमल सेलों वाले स्थलखंड शीघ्र ही विकास की समस्त अवस्थाओं से गुजरते हैं, जबकि कठोर जो सेलों वाले जो स्थलखंड हैं देर से प्रत्येक अवस्था को पार करते हैं।
विभिन्न अवस्थाओं की अवधि पर किसी प्रदेश की संरचना का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। वान एंजिल के अनुसार अवस्था का आशय किसी स्थलखंड के ऊपरी प्रक्रमों द्वारा लाए गए परिवर्तन के दौरान हुए विशिष्ट विकास से है। अपवर्तन चक्र की व्याख्या करने से पहले अपवर्तन चक्र तथा भूआकृतिक चक्र में विभेद स्थापित करना बहुत जरूरी होगा। वारसेस्टर के अनुसार अपवर्तन चक्र एक अवधि है जो नदी द्वारा नवीन उत्थित स्थलखंड को आधार तल तक अपवर्तित करने के लिए आवश्यक है। समतल स्थापक शक्तियों में नदी या प्रवाही जल का कार्य सबसे अधिक व्यापक होने के कारण इसका अपवर्तन चक्र ही सामान्य चक्र कहलाता है। इसके विपरीत अपवर्तन चक्र के दौरान उत्पन्न स्थलाकृति को भूआकृतिक चक्र कहा जाता है। ये तो जो डेविस का अपवर्तन चक्र है या इसका जो भौगोलिक चक्र है इसकी एक सामान्य जानकारी। अब ये जो अपवर्तन चक्र होता है ये प्रोसेस में आता है, तो अपवर्तन चक्र की प्रक्रिया डेविस ने अपवर्तन चक्र के विशद रूप से व्याख्या की है। उनकी विचारधारा अपवर्तन चक्र की अमेरिकी विचारधारा भी कहलाती है। इनके मतानुसार अपवर्तन चक्र का आरंभ विभिन्न संरचना वाले स्थलखंड पर होता है। सबसे पहले किसी स्थलखंड का सागर तल से उत्थान तीव्र गति से होता है। उत्थान समाप्त होने पर उस भूखंड पर अपवर्तन या कोई भी साधन सक्रिय होता है। निरंतर अपवर्तन के द्वारा स्थलखंड क्रमशः अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। अंत में धरातल की समस्त विषमताएं समाप्त हो जाती हैं और वह जो उत्थित भूखंड है एक संप्राय मैदान में बदल जाता है। इस तरह से भूखंड अपवर्तन चक्र की 3 अवस्थाओं को पार करते हुए अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करता है। पहला, युवावस्था। भूपटल पर स्थित उच्च भागों में न्यूनतम विषमताएं होती हैं। नदी निम्न कटाव द्वारा अपनी घाटी को गहरा करती है। ये तो इसकी पहली अवस्था है अपवर्तन चक्र की। दूसरी है प्रौढ़ावस्था। अपवर्तन की अधिकता से उच्च भाग क्रमशः नीचे होते हैं। धरातलीय ऊंचावच अधिकतम होता है। नदी अपनी घाटी का चौड़ाई में अधिक विस्तार करती है, यानी गहराई में उसका जो कटाव होता है वो कम होता चला जाता है। वो नदी जो अपनी घाटी बनाती है उसका कटाव चौड़ाई में करती है। वृद्धावस्था। अपवर्तन के कारण उत्थित भूखंड समीपवर्ती भाग जितना अपवर्तित हो जाता है। भूपटल की विषमताएं घट जाती हैं। केवल कठोर शैलों के टीले जहां तहां अवशिष्ट के रूप में उठे हुए रहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र एक संप्राय मैदान में बदल जाता है। अपवर्तन की समाप्ति पर सेल संरचना का निश्चित प्रभाव पड़ता है। कोमल घुलनशील पारगम्य और सरंध्री सेलें कठोर अघुलनशील अपारगम्य और असरंध्री सेलों की अपेक्षा शीघ्र प्रभावित होती हैं। इस कारण उनके ऊपर अपवर्तन चक्र शीघ्र पूर्ण होता है। अपवर्तन के साधन एवं प्रक्रम भी अपवर्तन चक्र को निर्धारित करते हैं। विभिन्न प्रक्रमों द्वारा संपन्न अपवर्तन चक्र भिन्न होते हैं, जैसे प्रवाही तल का चक्र, पवन अपवर्तन चक्र, हिमनद अपवर्तन चक्र और भूमिगत जल जो काष्ठ श्रृंखलाकृतियां बनती है उसका अपवर्तन चक्र। ये आपस में भिन्न होते हैं, लेकिन इनका भी एक चक्र होता है जो क्रम से पूर्ण होता है। अब डेविस ने एक रेखा चित्र के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। तो ये आपको जो अगला व्याख्यान होगा इसमें रेखा चित्र आपको दूंगा और किस तरह से पृथ्वी के ऊपर जो इसकी आंतरिक शक्तियां हैं उसके द्वारा किसी स्थलखंड का उत्थान होता है और किन किन अवस्थाओं में किस प्रकार से उस पर अपवर्तन के कारक सक्रिय होते हैं और किस क्रम में वह एक समय पर आकर आकृतिहीन मैदान में बदलकर समाप्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।